2 सितंबर 1945 प्रातःकाल 4:32 कोरियाई प्रायद्वीप, पूर्वी एशिया। धरती पर एक ऐसा देश है जो नक्शे पर तो दिखता है लेकिन असल में देखा नहीं जा सकता। एक ऐसी सल्तनत जहां रात को आसमान से देखने पर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, जबकि उसके दक्षिण में रोशनी की एक चमकती हुई दुनिया बसती है। ये अंधेरा कोई संयोग नहीं है, ये अंधेरा एक नीति है, एक हथियार है, एक जंजीर है जो करोड़ों इंसानों को उनकी ही धरती पर कैद किए हुए है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया और इस देश की कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब दूसरे विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। जापान ने जब आत्मसमर्पण किया तो कोरियाई प्रायद्वीप एक अजीब दोराहे पर खड़ा था। उत्तर में सोवियत संघ की लाल सेना थी और दक्षिण में अमेरिका की फौजें। दोनों महाशक्तियों ने एक काल्पनिक रेखा खींची, 38वीं समानांतर रेखा, और एक देश को दो टुकड़ों में काट दिया। ये रेखा सिर्फ जमीन पर नहीं खींची थी, ये दो विचारधाराओं के बीच की दीवार थी। एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद। और इस दीवार के उत्तरी छोर पर सोवियत संघ ने एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो आने वाले दशकों तक इस धरती का भगवान बन जाएगा। उस व्यक्ति का नाम था किम इल सुंग। किम इल सुंग कोई साधारण नेता नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जनता की मस्तिष्क को इस कदर नियंत्रित किया कि लोग उसे ईश्वर से भी बड़ा मानने लगे। उसने एक विचारधारा गढ़ी जिसे कहा गया जूचे। इस विचारधारा का अर्थ था आत्मनिर्भरता, लेकिन असल में ये एक मानसिक कारागार था। जूचे ने उत्तर कोरिया की जनता को यह विश्वास दिलाया कि बाहरी दुनिया उनकी दुश्मन है, कि उनका नेता ही उनका रक्षक है और कि नेता की आज्ञा ही परमेश्वर का आदेश है। विद्यालयों में बच्चों को किम इल सुंग की स्तुतियां कंठस्थ करवाई जाती थीं। घरों में उनकी तस्वीर लगाना अनिवार्य था और जो इस व्यवस्था से असहमत होता वो रातों रात गायब हो जाता। 1950 का वर्ष आया और किम इल सुंग ने एक ऐसा दांव खेला जो इतिहास को बदल देगा। उसने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। 3 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ आ गया, चीन उत्तर कोरिया के साथ। और जब 1953 में युद्ध विराम हुआ तो 38वीं रेखा वहीं की वहीं रही। लेकिन उत्तर कोरिया की जनता की तकदीर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। किम इल सुंग ने इस युद्ध को अपनी विजय के रूप में प्रचारित किया। उसने जनता को बताया कि अमेरिका ने हम पर हमला किया था और हमने उसे खदेड़ दिया। सच्चाई इसके उलट थी, लेकिन उत्तर कोरिया में सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। दशक बीतते गए, किम इल सुंग की सत्ता और गहरी होती गई। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे सोंगबुन कहा जाता है। यह व्यवस्था हर नागरिक को उसके परिवार की पृष्ठभूमि के आधार पर 3 वर्गों में बांटती है: वफादार, डगमगाने वाले और दुश्मन। यदि आपके दादा ने कभी दक्षिण कोरिया से व्यापार किया था या किसी धर्म को माना था तो आप जन्म से ही दुश्मन वर्ग में थे, और इस वर्ग में जन्म लेने का अर्थ था जीवन भर की दास्ता। इन लोगों को देश के सबसे दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता था, जहां वे खदानों में, खेतों में और निर्माण स्थलों पर काम करते, बिना किसी अधिकार की, बिना किसी भविष्य की। और फिर थी कैंप, उत्तर कोरिया की वे काले धब्बे जिन्हें दुनिया क्वानलीसो के नाम से जानती है। ये कोई साधारण कारागार नहीं थे, ये विनाश की कारखाने थे। उपग्रह चित्रों ने दुनिया को दिखाया कि इन शिविरों का क्षेत्रफल कभी कभी पूरे शहरों से बड़ा होता है। यहां न केवल अपराधी भेजे जाते थे, बल्कि उनके परिवार भी, उनके बच्चे भी, क्योंकि उत्तर कोरिया में अपराध 3 पीढ़ियों तक दंडनीय है। एक व्यक्ति ने अगर भूल से नेता की आलोचना की तो उसके माता पिता और उसके बच्चे भी उस शिविर की दीवारों के पीछे पहुंच जाते। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट ने इन शिविरों की तुलना नाजी जर्मनी की यातना शिविरों से की, लेकिन दुनिया सुनती रही और कुछ नहीं बदला। 1994 में किम इल सुंग की मृत्यु हुई, लेकिन उत्तर कोरिया में मृत्यु भी एक राजनैतिक घटना होती है। उसे शाश्वत राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, यानी एक मृत व्यक्ति आज भी आधिकारिक रूप से उस देश का राष्ट्रपति है। उसके शरीर को कांच के ताबूत में सुरक्षित रखा गया है और हर वर्ष लाखों नागरिक उसके सामने झुककर श्रद्धांजलि देते हैं, रोते हैं, माथा टेकते हैं, क्योंकि न रोने पर भी दंड मिल सकता है। सत्ता उनके पुत्र किम जोंग इल के हाथों में आई, और अगर किम इल सुंग एक क्रूर शासक था तो किम जोंग इल उससे भी कई गुना भयावह साबित हुआ। किम जोंग इल के शासनकाल में उत्तर कोरिया ने अपना सबसे भयंकर दौर देखा।
1994 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसने देश की नींव हिला दी। आर्डुअस मार्च, यही नाम दिया गया उस भीषण काल को। अनुमान है कि इस दौरान 3 लाख से 10 लाख तक लोग भूख से मर गए। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या और भी अधिक बताई गई है। लेकिन किम जोंग इल के महलों में उस समय भी फ्रांसीसी शराब की बोतलें खुल रही थीं। वो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्याक आयातकों में से एक था और उसकी जनता सड़कों पर भूख से मर रही थी। इस अकाल के दौरान एक और भयावह सच्चाई सामने आई जो मानवता को शर्मसार करती है। भूख से पागल हो चुके कुछ लोगों ने नरभक्षण तक का सहारा लिया। ये बात उन लोगों ने बताई जो किसी तरह उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचे। किम जोंग इल सिर्फ एक तानाशाह नहीं था, वो एक विचित्र, रहस्यमय और भयावह व्यक्तित्व था। दुनिया उसके बारे में जितना जानती थी उससे कहीं अधिक वो छुपाता था। उसे पश्चिमी फिल्मों का गहरा शौक था। उसके निजी संग्रह में हजारों हॉलीवुड फिल्में थीं। वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का दीवाना था, उस जासूस का जो हमेशा तानाशाहों को मारता है। ये विरोधाभास उसके व्यक्तित्व की सबसे गहरी परत को उजागर करता है। लेकिन उसकी सबसे भयानक हरकत वो थी जो उसने 1978 में की। उसने दक्षिण कोरिया की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री चोई इन ही और उनके पति निर्देशक शिन सांग ओक को अगवा करवाया, सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर कोरिया के लिए बेहतर फिल्में बनवाना चाहता था। वे दोनों 8 साल तक उत्तर कोरिया में कैद रहे और उस दौरान उन्हें फिल्में बनाने पर मजबूर किया गया। ये घटना दुनिया को तब पता चली जब 1986 में वे किसी तरह वियना में एक अवसर पाकर अमेरिकी दूतावास की शरण में भाग निकले। किम जोंग इल का एक और चेहरा था, परमाणु महत्वाकांक्षा का चेहरा। उसने तय कर लिया था कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा की गारंटी केवल परमाणु हथियार दे सकते हैं। उसने देखा था कि जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी, इराक, लीबिया, उन्हें अमेरिका ने नष्ट कर दिया, और जिनके पास परमाणु हथियार थे उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सका। ये पाठ उसने गहराई से सीखा और इसी पाठ को उसने अपने पुत्र किम जोंग उन को विरासत में दिया। 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु हुई और एक बार फिर पूरे देश ने आंसू बहाए। सड़कों पर लोग बिलखते हुए गिर पड़े। लेकिन क्या ये आंसू सच्चे थे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्योंकि उत्तर कोरिया में भावनाएं भी सरकारी आदेश से चलती हैं। किम जोंग उन, जब ये नाम पहली बार दुनिया के सामने आया तो बहुत से विश्लेषकों ने सोचा कि शायद ये युवा नेता बदलाव लाएगा। वो पश्चिमी देश स्विट्जरलैंड में पढ़ा था, उसने बास्केटबॉल खेला था, वो आधुनिक दिखता था। लेकिन ये सोच एक भयंकर भूल साबित हुई। किम जोंग उन ने सत्ता संभालते ही ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता और दादा से किसी भी मायने में कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में वो और भी निर्मम है। सत्ता के पहले कुछ वर्षों में उसने अपने ही उन वरिष्ठ अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जो उसे कमजोर समझते थे। उसने अपने चाचा जांग सोंग थाइक को, जो कभी उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करवाया और फांसी दे दी। ये संदेश पूरे देश के लिए था कि किम जोंग उन की सत्ता को चुनौती देने वाला, चाहे वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बच नहीं सकता। लेकिन इससे भी अधिक भयावह था वो हत्याकांड जो 2017 में मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर हुआ। किम जोंग उन के सौतीले भाई किम जोंग नाम को 2 महिलाओं ने वीएक्स नामक एक घातक रासायनिक हथियार से मार डाला। वीएक्स इतना खतरनाक पदार्थ है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे सामूहिक विनाश के हथियारों की श्रेणी में रखा है। मात्र कुछ मिलीग्राम वीएक्स किसी इंसान को मिनटों में मार सकता है। और ये हत्या एक भीड़ भाड़ वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैमरों के सामने दिन के उजाले में की गई। ये घटना दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि किम जोंग उन किस हद तक जा सकता है और उसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या सीमा की कोई परवाह नहीं। उत्तर कोरिया की एक और परत है जिसे समझना जरूरी है, और वो है उसका परमाणु कार्यक्रम। किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षणों की गति को कई गुना बढ़ा दिया। उसने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और हर परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन उत्तर कोरिया ने हर प्रतिबंध को ठुकरा दिया, क्योंकि किम जोंग उन को पता है कि परमाणु हथियार ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। जब तक उसके पास परमाणु बम है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया उस पर सीधा हमला नहीं कर सकते। ये एक ऐसा खेल है जिसमें दुनिया बंधक है और किम जोंग उन जानता है कि उसके हाथ में पत्ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को रॉकेट मैन कहकर ललकारा था। दोनों के बीच शब्दों की एक खतरनाक जंग छिड़ी थी, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। दोनों नेता सिंगापुर में मिले,
ये इतिहास की पहली बैठक थी जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी उत्तर कोरियाई नेता से आमने सामने मुलाकात की। दुनिया ने सांस रोक कर देखा, क्या ये बदलाव की शुरुआत है? लेकिन ये बैठक एक दिखावा साबित हुई। परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। किम जोंग उन मुस्कुराते हुए वापस प्योंगयांग लौट गया और अगले ही महीने एक नई मिसाइल का परीक्षण हो गया। लेकिन इन सब राजनीतिक घटनाओं के बीच एक सवाल हमेशा मन में उठता है, उत्तर कोरिया की आम जनता का क्या? वे लोग जो इस व्यवस्था के असली शिकार हैं। प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी, एक शोकेस शहर है। यहां केवल वे लोग रहते हैं जो शासन के प्रति पूर्णतः वफादार हैं। चौड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें और सुनसान रास्ते, क्योंकि गाड़ियां हैं ही नहीं। ये शहर दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया है, एक झूठ की राजधानी। लेकिन प्योंगयांग से बाहर निकलो तो एक अलग ही उत्तर कोरिया दिखता है। टूटे हुए घर, भूखे चेहरे, बच्चे जो कुपोषण से ग्रस्त हैं। ऐसे गांव जहां बिजली हफ्तों नहीं आती, ऐसे अस्पताल जहां दवाइयां नहीं है, जहां डॉक्टर मरीजों से कहते हैं कि अपनी दवा खुद लेकर आओ। उत्तर कोरिया से भागे लोगों की गवाहियां, जिन्हें तालनुक्सा कहा जाता है, दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई रखती हैं जो रूह को हिला देती है। इन लोगों ने बताया कि वहां सूचना पर इतना कड़ा नियंत्रण है कि अधिकांश नागरिकों को आज भी नहीं पता कि इंटरनेट क्या होता है। उत्तर कोरिया में एक आंतरिक नेटवर्क है, क्वांगम्योंग, जो सिर्फ सरकारी सूचनाएं दिखाता है। बाहरी दुनिया का कोई भी समाचार, कोई भी विचार, कोई भी संगीत, अगर वो अनधिकृत है तो उसे देखना या सुनना मृत्यु दंड का कारण बन सकता है। कुछ लोग चीन की सीमा से तस्करी करके यूएसबी ड्राइव लाते हैं, जिनमें दक्षिण कोरियाई नाटक, फिल्में और गाने होते हैं। इन्हें छुपकर देखा जाता है, रात के अंधेरे में दरवाजे बंद करके, क्योंकि पकड़े जाने पर न केवल वे बल्कि उनका पूरा परिवार शिविर में भेज दिया जाएगा। इन तालनोक्साओं में एक नाम है जो दुनिया ने सुना, पार्क योनमी। वो एक किशोरी थी जब वो अपनी मां के साथ उत्तर कोरिया से भागी। उसने जो झेला, चीन में तस्करी, बिक्री और अंततः मंगोलिया के रेगिस्तान को पार करके स्वतंत्रता तक की यात्रा, वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। उसने दुनिया के सामने अपनी कहानी रखी और कहा कि उत्तर कोरिया में वो ये भी नहीं जानती थी कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि वहां सबसे पहला प्रेम नेता के लिए होना अनिवार्य है। हर भावना, हर विचार, हर सपना, सब कुछ राज्य की संपत्ति है। और ये बात सुनकर दुनिया कांप गई, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये एक जीती जागती इंसान का बयान था। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक और रहस्य है। आधिकारिक रूप से ये एक समाजवादी राज्य है जहां सब कुछ सरकार के अधीन है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। 1990 के दशक के अकाल के बाद जब सरकारी वितरण व्यवस्था चरमरा गई, तो लोगों ने अपने बचाव के लिए अनौपचारिक बाजार खड़े किए, जिन्हें जांगमादांग कहते हैं। ये बाजार तकनीकी रूप से अवैध थे, लेकिन सरकार इन्हें पूरी तरह बंद नहीं कर सकी, क्योंकि इनके बिना लोग मर जाते। धीरे धीरे इन बाजारों ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आज उत्तर कोरिया में एक छुपा हुआ पूंजीवाद पनप रहा है, जहां कुछ लोगों ने व्यापार करके संपत्ति जोड़ी है, जहां रिश्वत एक मुद्रा बन चुकी है और जहां सरकारी अधिकारी खुद इन बाजारों से लाभ उठाते हैं। ये वो दरार है जो उत्तर कोरिया की दीवार में धीरे धीरे चौड़ी हो रही है, और किम जोंग उन इसे देख रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा। साइबर युद्ध, ये उत्तर कोरिया का वो हथियार है जिसके बारे में दुनिया को देर से पता चला। किम जोंग उन ने एक विशेष इकाई तैयार की है जिसे ब्यूरो 121 कहते हैं। ये उत्तर कोरिया की साइबर सेना है, जिसमें हजारों अत्यंत प्रशिक्षित हैकर हैं। इन्होंने 2014 में सोनी पिक्चर्स पर साइबर हमला किया, सिर्फ इसलिए कि एक फिल्म में किम जोंग उन की हत्या दिखाई गई थी। इन्होंने दुनिया भर के बैंकों से अरबों रुपए की डिजिटल चोरी की। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक से लगभग 6,700 करोड़ रुपए चुराने की कोशिश की गई, जिसमें से एक बड़ी राशि वास्तव में चुरा ली गई। ये पैसा उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को वित्त पोषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए उत्तर कोरिया ने साइबर अपराध को एक राष्ट्रीय उद्योग बना दिया है, और ये उद्योग दिन रात चलता रहता है, दुनिया की किसी भी सीमा को नहीं मानता। और अब वर्तमान, आज का उत्तर कोरिया। किम जोंग उन ने हाल के वर्षों में रूस के साथ अपने संबंध और गहरे किए हैं। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकातें हुईं। उत्तर कोरिया ने रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए गोला बारूद और हथियार भेजे, और बदले में
रूस ने उत्तर कोरिया को उन्नत सैन्य तकनीक देने का वादा किया। ये गठजोड़ दुनिया के लिए एक नई चुनौती है। दो परमाणु शक्तियां, दोनों अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करने वाली, एक दूसरे की ताकत बन रही हैं। ये वो समीकरण है जो आने वाले दशकों में वैश्विक सुरक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच एक प्रश्न हवा में लटका रहता है। क्या उत्तर कोरिया कभी बदलेगा? क्या वहां की जनता कभी आजाद होगी? इतिहास कहता है कि कोई भी व्यवस्था हमेशा नहीं टिकती। सोवियत संघ टूटा, बर्लिन की दीवार गिरी, तानाशाहियां ढहीं। लेकिन उत्तर कोरिया एक अलग किस्म की तानाशाही है, जहां 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार का राज है, जहां जनता के मस्तिष्क को इस कदर नियंत्रित किया गया है कि विद्रोह की कल्पना भी संभव नहीं लगती। लेकिन जांगमादांग बाजारों से आती सूचना की लहरें, चीन से तस्करी होकर आती यूएसबी ड्राइव और दक्षिण कोरियाई नाटकों की वे कहानियां जो लोग रात के अंधेरे में छुपकर देखते हैं, ये सब मिलकर एक बदलाव की नींव रख रही हैं। धीरे धीरे, चुपके चुपके उत्तर कोरिया की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। 27 जुलाई 1953 को जब युद्ध विराम हुआ था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह विभाजन 7 दशकों से अधिक समय तक चलेगा। आज भी 38वीं रेखा पर दोनों ओर सैनिक खड़े हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। एक तरफ स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ कारागार। एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ वो अंधेरा जो अंतरिक्ष से भी दिखता है। और उस अंधेरे में करोड़ों इंसान जी रहे हैं, सांस ले रही हैं, सपने देख रही हैं। वे सपने जो वे किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उत्तर कोरिया में सपने भी खतरनाक होते हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये उन लाखों आवाजों की कहानी है जो कभी सुनी नहीं गई। ये उन आंखों की कहानी है जिन्होंने कभी खुला आसमान नहीं देखा। ये उस धरती की कहानी है जो दुनिया के नक्शे पर है, लेकिन दुनिया से कटी हुई है। उत्तर कोरिया एक रहस्य नहीं, एक त्रासदी है, और ये त्रासदी आज भी जारी है, हर पल, हर सांस, हर अंधेरी रात के साथ।